हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। आप आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछला लेक्चर में हमने देखा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि जो तीन प्रकार के इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं उसको हमने डील किया था। हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर के बारे में, एक ऐसा सेक्टर हम लोग जिसमें नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं। हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे थे, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर में आती थी। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था, ऐसा सेक्टर जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल आउटपुट, प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करें या इंडस्ट्रियल आउटपुट हम लोग को गेट हो, उस सेक्टर को हम लोग ने सेकेंडरी सेक्टर कहा था और इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा गया था। थर्ड सेक्टर हमने पढ़ा था टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर्स में वो ऐसे सेक्टर्स आए जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रक्स, बस, ट्रेन एटसेट्रा, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वाशरमैन, फिश, बार्बर, कॉबलर, ये सब जितने लोग थे वो टर्सरी सेक्टर में आए। और चूंकि यह सेक्टर जो है सर्विस रिलेटेड सेक्टर है तो इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग देखेंगे कि कैसे तीनों जो सेक्टर्स हैं वह एक दूसरे पर निर्भर हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, अपने सेक्टर्स को इन्हांस करने के लिए। और क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं उन तीनों सेक्टर्स में, इसको भी हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। देखिए, ये जो चैप्टर है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को फ्रेम करेगा और आपकी जो फर्दर हायर स्टडीज होगी, अगर कुछ लोग बच्चे जो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स परस्यू करेंगे आगे चल के, उनको काफी मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, वो क्लियर रहेंगे। तो आप लोग प्लीज लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बोर्ड वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से फ्रेम होते हैं। So the various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have large numbers of people working in them to produce these goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर्स। कह रहा है कि जो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में हो रही हैं, या केवल हो ही नहीं रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही हैं लार्ज नंबर्स ऑफ गुड्स और लार्ज नंबर्स ऑफ सर्विसेज। और जो तीनों सेक्टर्स है इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगला जो स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि कितने लोग एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं, कितना गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने लोग कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इस सेक्टर में, तीनों सेक्टर में। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और इससे हम लोग डील करेंगे। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small in size। कह रहा है किसी भी एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जो है एक सेक्टर हो सकता है कि डोमिनेंट हो सकता है। देखिए होता क्या है कि जैसे अगर आप एग्जांपल लें अमेरिका वगैरह के, तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकली काफी हायर हैं, मतलब वो लोग एडवांस कंट्री हैं। तो अगर आप ये बात को रिलेट कर पाएंगे कि वहां पर जो है आईटी सेक्टर का डोमिनेंस है या इंडस्ट्रियल सेक्टर का डोमिनेंस है, तो ये कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आप देख पाएंगे कि एक सेक्टर जो रहता है वो काफी बूस्ट करता है इकोनॉमी को और काफी डोमिनेंस रहता है कंट्री में। क्यों? क्योंकि बाकी कंपैरिजन में, जो उसके कंपैरिजन में बाकी जो सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं इसी वजह से। तो इसी को हम लोग को डील करना है कि कितना स्ट्रेंथ है एक सेक्टर की, कितने अमाउंट्स ऑफ फैक्टर्स लग रहे हैं उसमें गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने को, ये सब हम लोग इसमें डील करेंगे। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task to be enormous, you might also wonder how we can it won't make sense। कह रहा है कि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं,
अगर आप पाएंगे, अगर सोचेंगे तो देखेंगे कि अरे भाई इतना गुड्स और सर्विस कोई एक दिन में या एक महीने में कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। यह तो एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। यह जो है करने योग्य काम नहीं लगता है कि ये इतने लोग मिलके इतना चीज प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप बात करिए कि जो कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर होती हैं कितनी बल्क में मैन्युफैक्चर होती हैं और एक एक महीने में मैन्युफैक्चर हो जाती है। मोबाइल्स इतनी बल्क में मैन्युफैक्चर होती हैं। तो कैसे ये सब जो है प्रोसेस इंडस्ट्री में टेक प्लेस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अमाउंट कितना लगता है, इस सब चीज को हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। You are right in thinking so. To get around these problems, economics suggests that value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For example, 10,000 kgs of beet is sold at rupees 20 per kg, and the value of beet will be the rupees 2 lakh. The value of 5,000 coconuts at 15 per coconut will be reach 75,000. Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then added up. कह रहा है कि जो वैल्यूज होती हैं उसको हम लोग देखो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद एड अप करते हैं तीनों सेक्टर्स की जो वैल्यू होती हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में उनका शेयर है कि कितना अमाउंट ऑफ वो शेयर देते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इनको हम लोग क्या है यूनिटली जो है कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ऐड अप करके एक फाइनल वैल्यू देते हैं। रिमेंबर, देयर इज वन प्रोडक्शन precaution one has to take. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include final goods and services. कह रहा है कि इस बात को आप जब कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि देखो जो सभी जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में हो रही हैं, जो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि उनका भी गवर्नमेंट एस्टिमेट रखा। कि अगर आप देखें एक बात तो उसका इनडायरेक्ट एस्टिमेट होता है लेकिन डायरेक्ट एस्टिमेट नहीं होता है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं दिए हैं, आप रोज पैसा दे रहे हैं और जो आपका मिस्त्री है या लेबर है जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आप उनको डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अपना ले जाते हैं। लेकिन जब वही वो जाके जो है मार्केट में प्रोडक्ट बाई करते हैं तो वो तब जाके इकोनॉमी में ऐड होता है, वह तब जाके उसकी एक डिटेलिंग बन पाती है, तब जाके वो रजिस्टर हो पाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, लेकिन उससे पहले नहीं होता है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि हम लोग जो है इस सेंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं कि भाई फाइनली जो है कितने गुड्स या कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की गई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम लोग करेंगे। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स बीट टू फ्लोर मिल at reach 20 per kg. The mill grinds the beet and sells the flour to a biscuit company for reach 25 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuits in the market to the consumers for reach 80 or reach 20 per packet. Biscuits are the final goods that goods reach the consumer. कह रहा है इसी चीज को डिटेल में समझाया है। कह रहा है कि अगर आप सपोज कीजिए कि एक कोई फार्मर है जो 20 रुपया पर किलो के हिसाब से, 1 किलो के रेट के हिसाब से वो 20 रुपए लेता है गेहूं का, व्हीट का, और वो एक ऐसी इंडस्ट्री में सप्लाई करता है जो बनाती है बिस्किट्स को। और वह जो इंडस्ट्री है वो बीट को फ्लोर मिल को ग्राइंड करती है। फ्लोर मिल को फार्मर देता है और जो फ्लोर मिल है वो बीट को ग्राइंड करती है और उसको जो है बीट फ्लोर में कन्वर्ट करती है, और वही जो चीज है वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 25 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचती है। और फिर जो बिस्किट वाली कंपनी होती है वो ऑयल और शुगर का इस्तेमाल करके उसको मैन्युफैक्चर करती है बिस्किट्स को पैकेट के रूप में, और वो जो है सेल करती है 80 रुपए का। वही चीज 1 किलो के बिस्किट्स जो है 80 रुपए में सेल करती है। आप अगर देखें 1 किलो में वो 4 पैकेट बिस्कुट बना ले रहे हैं तो 20 रुपए पर पैकेट के हिसाब से सेल करते हैं और 80 रुपए का प्रॉफिट, 80 रुपए के मार्केट वैल्यू पे उसको टोटल सेल मिलती है। तो आप देखेंगे कि फाइनली जो है बिस्किट जो है वह फाइनल गुड बना यहाँ पर।
हम एकदम सिंथेसाइज, एकदम रेडी टू ईट गुड जो बना वो बिस्किट बना, और यहाँ पर फाइनल गुड वही है। वी आर ओनली फाइनल गुड्स, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन contrast to final goods such as wheat and wheat flour is the example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. कह रहा है कि जो फाइनल और गुड सर्विसेज हैं वह ही क्यों काउंट की जाती हैं। क्यों कि अगर आप कॉन्ट्रास्ट लेंगे फाइनल गुड्स का या गुड्स का, सच एज बीट एंड बीट फ्लोर इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि जो हमने बीट या बीट फ्लोर का इस्तेमाल किया वो सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो सब फाइनल गुड्स नहीं हैं। उनको हम लोग फैक्ट्रीज में या कंपनीज में सिंथेसाइज करके एक फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसलिए उससे तैयार हुए जो फाइनल प्रोडक्ट्स ही होंगे उसकी ही वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसका ही इकोनॉमिक शेयर मानेंगे। The value of final goods already includes the value of intermediate goods that are used in making the final good। और कह रहा है कि इसलिए भी नहीं लेते हैं क्यों? क्योंकि जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड की, देखो वह उसमें इंक्लूड रहती है। देखो फॉर एग्जांपल आप समझिए, अगर आप किसी से जो है खरीदें, फार्मर से डायरेक्ट खरीदें जो है गेहूं या बीट, जिसको अंग्रेजी में बीट कहते हैं, गेहूं खरीदे, और आपके पास जो है बीट फ्लोर की मील है जिसको हिंदी में आटे की चक्की कहते हैं। अगर आप लोग अपने शहरों में, अपने गाँव में देखेंगे तो वहाँ पर जो है हम लोग गेहूं लेके जाते हैं, बीट को लेके जाते हैं, और वो जो मिल रहती है वो ग्राइंड करके हमको जो है फ्लोर देती है, बीट फ्लोर, जिसको हिंदी में आटा कहते हैं, जिससे रोटी बनती है, जिसे इंग्लिश में उसको ब्रेड कहते हैं। तो आप उसको सिंथेसाइज करके अब आटे को लाके आप सपोज कीजिए कि कोई बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, उसको बेचेंगे। सपोज कीजिए आपने 30 रुपए में खरीदा और उसको सेल किया 35 पे। अब जब बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वो 1 किलो आटे में 4 पैकेट का बिस्किट बना रही है और वो बना रही है 40 रुपए में है, फिर उसको सेल करेगी तो 160 रुपए में सेल करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि उसको तो भाई प्रॉफिट भी कमाना है। और जितना आपने भाई आपने खरीदा, ठीक ना, 20 रुपए में, आपने प्रॉफिट कमाया, बेच दिया उसको, 30 रुपए का खरीदा 35 में बेचा, फिर वो भी आपने उसको जो बेचा 35 रुपए, 5 रुपए आपको उसने शेयर दिया, 35 रुपए आपको भी देगा, तो फिर उसके बाद वो बेचेगा तो 40 में बेचेगा, 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो फाइनल गुड बन रहा है उसमें तीनों जो प्रोसेस हुए, तीनों जो स्टेप्स हुए, उसका अमाउंट उसमें इंक्लूडेड है, तभी तो जाके पैसा पहुंचा आपके पास। आप किसान थे तभी तो आपके पास पहुंचा पैसा। Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included to count the value of flour and wheat। कह रहा है उसी तरीके से हम लोग फाइनल गुड्स की ही बात करते हैं काउंट होने में। सेपरेटली देयर इज therefore not correct because then we could be counting the value of same thing as a number of times। कह रहा है कि अगर हम लोग सेपरेट रूप से लेंगे तो हम लोग एक ही सेम थिंग की बार बार कैलकुलेशन करेंगे, जो कि एक इकोनॉमी के लिए पैराडॉक्स साबित होगा, एक उटोपिया समझ लीजिए आप साबित होगा, फॉल्स इकोनॉमी उसको हम लोग कहेंगे। क्योंकि भाई आपने वहां पर भी उसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी कैलकुलेट किया, तो ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा। जो फाइनल गुड्स होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग रियल इकोनॉमी को समझेंगे, रियल मनी वैल्यू को समझेंगे। बोल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है इस सेक्टर में पर्टिकुलर ईयर में, प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट एरिया that year, and the sum of the production in 3 sectors gives what is called gross domestic product GDP of country। कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। क्योंकि ये हम जो नेशनल रेवेन्यू होता है, राष्ट्रीय आय होती है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है जो किसी भी कंट्री का, उसको हम लोग इसी जीडीपी, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा एक जो है नेशनल इनकम कैलकुलेटर भी है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, इसकी डिफिनेशन को ध्यान से समझिए। बोल क्या रहा है कि जो फाइनल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस किसी भी कंट्री में उसकी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही हो एक साल में, तीनों सेक्टर में मिलाकर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर दैट कंट्री। इसमें चाहे कोई कंपनी ही बाहर की क्यों ना हो, विदेश की क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल सैमसंग is setting up a plant in Uttar Pradesh, Noida, and Samsung is manufacturing mobile here. So that manufacturing will be counted for in this GDP, the GDP of India, not that for the South Korea. क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जब भारत में, तो वो भारत की ही जीडीपी में उनका शेयर होगा। प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. और GDP से हमको पता चलता है कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था है विश्व में वह कितनी बड़ी है और कितनी आगे है एक दूसरे कंट्री से। इन इंडिया द मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। कह रहा है कि जीडीपी कैलकुलेट करना कोई आसान बात नहीं होती, ये बहुत ही बड़ा, ये एक ह्यूज टैक्स होता है, मेमोथ टास्क होता है, समथिंग विच इज वेरी बिग, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। और यह काम कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है, केंद्र सरकार की जो मंत्रालय हैं वो करते हैं। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट departments of all the Indian states and union territories collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। कह रहा है कि यह जो मंत्रालय होते हैं केंद्र सरकार के, वह स्टेट गवर्नमेंट की यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारी, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उससे जो है तालमेल बैठा के, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जो भी गुड्स और सर्विसेज वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तब जाके फाइनल एस्टिमेशन करती है प्राइजेस का, और फिर जाके फाइनल एस्टिमेशन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दैट कंट्री। और ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री हमारी भारत है। अब हिस्टोरिकल चेंजेस क्या हुए सेक्टर्स में, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीडीपी पूछा है क्वेश्चन में काफी बार, व्हाट इज, हाउ डू बी डिफाइन जीडीपी, तो ये जो है आपका शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा जा सकता है। अब हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, जैसे जैसे टाइम पास हुआ क्या क्या चेंजेस जो है तीनों सेक्टर्स में आए, उसको हम लोग देखते हैं। जनरली इट हैज बीन नोटेड from the history of many now developed countries that at initial stages of development primary sector was the most important sector of economic activity। कह रहा है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी जो डेवलप कर रही थी, उनका जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेक्टर होता था वह प्राइमरी सेक्टर ही होता था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वहां की इकोनॉमी की में, वहां की अर्थव्यवस्था में। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। कह रहा है कि चूंकि जो है इसमें प्रोड्यूस करने में पहले क्या था कि उतना अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो काफी लोग लगते थे खेती करने में, फार्मिंग करने में। तो अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपने नाम सुना होगा कि प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है प्रोडक्शन जो है वह बूस्ट हुई, वो बढ़ी, और एग्रीकल्चरल एडवांसेस हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा, और कम लोगों का इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बाकी के जो लोग खाली होंगे वो अदर एक्टिविटीज में लगेंगे।
There were increasing number of craft persons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in these sectors. कह रहा है कि चूंकि जो लोग खाली बैठे वो क्या करेंगे, अब भाई देखो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे या बाई करेंगे, सेल करेंगे किसी भी गुड्स का, वो एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे, भाई ड्राइवर चाहिए होगा, अगर ट्रक से कोई भी प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री से तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए होगा, तो कुछ लोग उसमें लगेंगे। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे, प्रशासनिक काम देखेंगे। कुछ लोग आर्मी में जाएंगे, देश को सर्व करेंगे। और however at this stage most of the goods produced were natural products from the primary sector। कह रहा है कि however at this stage जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे ज्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जो कि प्राइमरी सेक्टर्स थे, इसीलिए मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर्स। इस डेवलप्ड कंट्रीज में इसीलिए इस सेक्टर में लोग ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number। कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गए, लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर्स के तरफ मूव करने लगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फैक्ट्री सेटअप हुई। अब जितने लोग वहां पर खेती करते थे उसमें भी एडवांसमेंट हो गया, तो जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हुए कहाँ पर, टेक्सरी सेक्टर में, टर्सरी अरे सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्रीज में काम करने लगे। They were forced to do as you read in history chapters। People began to use many more goods that were produced in factories। और फिर क्या होने लगा कि जो लोग थे वह फैक्ट्रीज के बने प्रोडक्ट्स को ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई उससे इकोनॉमी चल रही है, तो उसको अगर आप जब चलाएंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तो कैसे इकोनॉमी चलेगी, कैसे फैक्ट्री सेटअप होंगी। इन द पास्ट 100 years देयर हैज been further shift of secondary to tertiary sector in developed countries। और फिर क्या हुआ कि जो टर्सरी सेक्टर्स से जो सेकेंडरी सेक्टर्स था उससे हम लोग टर्सरी सेक्टर में भी शिफ्ट किया गया। 100 साल की अगर हम लोग बात करें तो the service sector has become the most important in terms of total production। Most of the working people are also employed in the service sector। This is in general pattern observed in developed countries। कह रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। What is the total production and employment in three sectors in India? Over the years, have been changes similar to the pattern observed for developed countries? We shall see in the next section। कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कैसे तीनों सेक्टर्स में बीते वर्षों में बढ़ा घटा, और कैसे जो है क्या पैटर्न रहे डेवलप्ड कंट्रीज में, इसको हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे। और हमको लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैप्टर को आप लोग अच्छे से एक बार अपने से भी पढ़िए, घर पर एक बारी जनरलाइज कीजिए, रीड कीजिए, और लेक्चर को ध्यान से सुनिए और रिलेट करने की कोशिश कीजिए डेली लाइफ से, तब आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे आप लोग पढ़ के एक बारी नहीं समझ सकते, कुछ बच्चे तो उसका डायरेक्ट मतलब भी नहीं समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 3। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें आपके इस चैनल को, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।